चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक एशियन एंड कॉमर्स का चैप्टर नंबर 11 दैट इज रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की जो सेबी है उसका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अंडर क्या रोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम सिर्फ एक रिविजन करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम्स। उससे पहले ही आपकी बुक एकदम कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा छोटे टॉपिक से बहुत ही अच्छी बुक थी, अच्छे चैप्टर थे। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिक्योरिटी एंड जो हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है, रोल एंड फंक्शंस क्या होते हैं, सेबी के ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या होते हैं, सेबी की जो सेबी गाइडलाइंस है वो द इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस वो क्या है। सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इंट्रोडक्शन की सेबी का क्या इंट्रोडक्शन है। सो सेबी इज एन एपेक्स बॉडी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट की जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट है जहाँ पे बॉन्ड, शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड ये सब चीज़ें होती हैं, जो प्रॉपर हमारी सिक्योरिटी मार्केट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, रेगुलेशन क्या होगा, वो सब हमारा किसी एक इंसान के हाथ में होता है, दैट इज सेबी। मतलब एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में होता है, दैट इज सेबी। So, it is a statutory regulation body entrusted with responsibility to regulate Indian capital market। तो ये एक ऐसी statutory regulated body है जो किसके पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन कैपिटल मार्केट को हैंडल करने की। जो सेबी है प्रॉपर रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है सिक्योरिटी मार्केट को, प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखता है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, एंड उसके बाद कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी इन्फोर्स करता है, यही करता है। देन जो सेबी है ये सेटअप हुआ था 12 अप्रैल 1992 में अंडर द सेबी एक्ट 1992। जो हेडक्वार्टर है सेबी का वो मुंबई में है। जो सेबी है उसके पास रीजनल ऑफिसेस है न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, अलॉन्ग विद अदर रीजनल ऑफिसेस अक्रॉस द प्रॉपर जितनी भी सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ सब में जगह सिचुएटेड है इसके ब्रांचेस। तो उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज़ टू इंश्योर द इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क्स एंड सिस्टमेटिक। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का, कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट है वो अच्छे से सिस्टमेटिकली वे से चले, अच्छे से जो इन्वेस्टर्स उनको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मिले, अच्छे से कुछ अच्छे से प्रमोट हो, ग्रोथ वगैरह अच्छे से हो। स्ट्रक्चर ऑफ सेबी की सेबी का क्या स्ट्रक्चर है। सो सेबी हैज़ अ hierarchical hierarchical structure and consists of numerous department held by the respective heads। की जो एक स्ट्रक्चर है उसके पास प्रॉपर न्यूमेरस डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारे रिस्पेक्टिव हेड्स होते हैं। लिस्ट ऑफ सम डिपार्टमेंट्स ऑफ सेबी इज फॉलोज, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उसके एज फॉलोज। एंड दैट इज foreign portfolio investor and custodians and human resource department, then information technology investment by managerial department, office of international affairs, commodity and derivative market regulation department, national institute of security market, ये सब है जो कि स्ट्रक्चर है। And then apart from these department heads, there are senior management of SEBI consist of board of director who appoint as follows। बट इसके अलावा भी कुछ उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो कौन कौन से, जैसे कि चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, एक मेंबर होता है रिजर्व बैंक से इंडिया से, एंड 5 मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट उनको इनिशिएट करते हैं। सो रोल एंड फंक्शंस ऑफ सेबी की जो फंक्शन है बेसिकली कौन कौन से रोल अप्लाई करता है। सो फर्स्ट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन जो सेबी का एक प्राइमरी फंक्शन है दैट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, जो कि अपने इन्वेस्टर का प्रोटेक्ट करे, इंटरेस्ट अच्छे से मतलब उनको प्रोटेक्शन करके रखे, दैट इज़ बाय द एजुकेशन, बाय द गाइडेंस, उनको अच्छे से गाइड करे, एजुकेट करे, जैसे पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, बुकलेट्स प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, एक इशू करनी पड़ती है। सेकेंड वन दैट इज रेगुलेट्स एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि सेबी जो है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है बिजनेस ऑपरेशन को, स्टॉक एक्सचेंज की जितने भी जो सेबी है प्रॉपर सुपरविजन रखता है ब्रोकर्स के ऊपर, कि ब्रोकर्स का काम कैसे करे, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहा। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर अच्छे से देखिए, सब ब्रोकर का जो आपको ब्रोकर बनने से पहले भी आपके पास कोई एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सब ब्रोकर बनने से पहले भी कोई आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उसके बाद वो प्रॉपर एक्सपेक्ट करे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, जो सेबी एक प्रॉपर कंट्रोल बना के रखे, फंक्शन बना के रखे स्टॉक एक्सचेंज के लिए कैसे है। देन थर्ड वन दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। सो सेबी जो है सेबी रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएट। जो सेबी है वो डिफरेंट इंटरमीडिएट के साथ डील करता है, जैसे कि ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट ब्रोकर्स
एंड अदर इंटरमीडिएट्स जो कि स्टॉक मार्केट के लिए काम करते हैं। तो एक सूटेबल ट्रेनिंग होती है इन सब के लिए, जिससे कि एक प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर बना रहे। तो ए वन लुक में पढ़ लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो एक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, रेगुलेट द म्यूचुअल फंड्स, प्रमोट of self-regulatory organization of intermediaries, regulate mergers and takeovers of company, prohibit funds, prohibit fraudulent and unfair practices, issue guidelines, conduct inspection inquiries and audits, check of insider trading and publish information. Then अब फोर्थ वन पढ़ते हैं, दैट इज रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स। तो सेबी जो है रेगुलेट करता है, रजिस्टर करता है कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे करना है, इंक्लूडिंग यूटीआई। तो रेगुलेशन है फ्रेम, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेबी बनाता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जो मेन पर्पज़ क्या होता है इसका, प्रॉपर अच्छे से एक्टिविटीज़ चले और कोई भी अनफेयर और एंटी इन्वेस्टर एक्टिविटीज़ ना हो। देन फिफ्थ वन दैट इज़ प्रमोट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरमीडिएट। जो सेबी है एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। जो सेबी प्रॉपर उसको वाइड स्टैट्यूटरी पावर्स दी जाती है। तो सेबी एनकरेज करता है इंटरमीडिएट्स को कि प्रोफेशनल एसोसिएट काम वाल कैसे करना है, एक प्रॉपर रूल कैसे करना है ओवर द मार्केट। एंड सिक्स वन दैट इज रेगुलेट मर्जर्स एंड टेक ओवर्स ऑफ कंपनी। जो सेबी है रेगुलेट करता है जो मर्जर्स और जो टेक ओवर्स होते हैं कंपनी से, कैसे उनको काम करना है, कैसे उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना है। जो सेबी प्रॉपर सूटेबल गाइडलाइंस देता है अपने मर्जर्स को, टेक ओवर्स को, कैसे आपको काम करना है। सेवन वन दैट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। जो सेबी होता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को इग्नोर करता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को हटाता है। देन सेबी जो है वो कोई भी ना किसी इंटरवेयर के काम करता है, प्रॉपर रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ऑल ओवर द मार्केट। देन उसके बाद एट्थ वन दैट इज इशू गाइडलाइन। जो सेबी प्रॉपर गाइडलाइंस देता है कंपनी को, कैपिटल इशू कैसे करना है फॉर पब्लिक इशू, न्यू कंपनीज कैसे करना है फॉर पब्लिक इशू बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी कैसे काम करना है। द नाइन्थ वन दैट इज कंडक्ट इंस्पेक्शन इंक्वायरीज एंड ऑडिट। जो सेबी है वो अच्छे से इंस्पेक्शन इंक्वायरी ऑडिट्स के लिए प्रॉपर एकदम रूल दे देता है, अथॉरिटी दे देता है इंटरमीडिएट्स को, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, कि प्रॉपर अच्छे से आप काम करें। देन टेंथ वन दैट इज चेक ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। जो सेबी है रिस्ट्रिक्ट करता है कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे एज पर द मेजर। जो फंक्शंस होते हैं अच्छे से अवॉइड कर जाने चाहिए। देन इलेवन दैट इज पब्लिश इन्फॉर्मेशन। जो सेबी है एक्सपेक्ट करता है कि प्रॉपर रिसर्च पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो, जो सारे मार्केट प्लेयर्स हैं सबको अच्छे से मार्केट की इन्फॉर्मेशन हो। देन सेबी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, की सेबी की क्या गाइडलाइंस है फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये 10 on 10 में क्वेश्चन आएगा। देन ड्यूटीज़ ऑफ सेबी की सेबी की क्या ड्यूटीज़ है। तो सेक्शन 11 ऑफ सेबी स्पेसिफाई हिज बेसिक ड्यूटीज़ इज टू, कि उसकी बेसिक ड्यूटीज़ क्या है, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बनाए रखना सिक्योरिटीज़ में और उसको डेवलपमेंट देना और प्रॉपरली रेगुलेट करना मार्केट को। द फॉलोइंग मेजर टू बी टेकन टू फुलफिल इट्स ड्यूटी। वो कौन कौन से मेजर करता है जिससे कि वो ये दो ड्यूटी कर पाए। तो फर्स्ट इज रेगुलेशन करता है बिजनेस का, स्टॉक एक्सचेंज में अदर मार्केट्स में क्या है, रजिस्ट्रेशन करता है, रेगुलेशन करता है, जैसे कि ब्रोकर्स, सच ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स का, बैंकर्स का, जैसे कि इशू करे ट्रस्टीज रजिस्टर, इशू मर्चेंट बैंकर्स एंड राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टर एडवाइज़र, सच जो अदर इंटरमीडिएट्स होते हैं सबका काम चेक करे। रजिस्ट्रेशन रेगुलेटिंग करता है जो जितनी डिपॉजिटरी होती है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रिटेलिंग एजेंसीज और जितनी भी इंटरमीडिएट्स हैं सबको नोटिफिकेशन स्पेशल बाय बिहाफ, इन सब के लिए चेक करें, उनको मॉनिटर करें अच्छे से। Then C that is registered and regulating the working venture capital fund, collective investment schemes including mutual funds, की जितनी भी हमारी स्कीम्स वगैरह हैं उन सब के ऊपर भी काम करें। देन उसके बाद रजिस्टर्ड रेगुलेटिंग वर्क एंड डिपॉजिटरी, ये हो गया है। देन उसके बाद प्रमोट करे एंड रेगुलेट करे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे है। देन प्रोहिबिट करे जो हमारी अनफेयर प्रैक्टिसेस है उन सबको। देन इन्वेस्टर को एजुकेशन दे, ट्रेनिंग दे, इंटरमीडिएट्स को कैसे काम करते हैं। देन इनसाइडर ट्रेडिंग को रोके। देन सब्सटेंटली एक्विजिशन टेक ओवर कंपनीज है उन सबको अच्छे से देखे। देन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म, कि उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म है इंस्पेक्शन हो अच्छे से, वो भी हो, इंक्वायरीज हो, ऑडिट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, जितने भी एसोसिएट कितने भी काम हो वो सब अच्छे से देखे। देन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड
फ्रॉम एनी बैंक और एनी अदर अथॉरिटी और बोर्ड कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश कंस्टिट्यूशन कंट्रोल, जितनी हमारी सेंट्रल स्टेट प्रोविजन एक्ट वगैरह है उन सबकी सिक्योरिटीज़ को अच्छे से देखे और अच्छे से काम पे ध्यान दे। देन उसके बाद कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो उसको एज ए प्रोविज़न करने पड़ते हैं, फिर फीस चार्ज करे अगर कोई पर्पस है सेक्शन का, देन उसके बाद रिसर्च करे, अच्छे से काम को करे। देन पावर ऑफ सेबी की क्या पावर है, पावर टू कॉल पीरियडिकली रिटर्न, उनको वो कभी भी बता सकता है पीरियडिकली रिटर्न के लिए, जो कि स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके पास पावर होते हैं सारी सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करने की बाय द पब्लिक कंपनीज। एंड उसके पास फीस चार्ज करने के लिए भी पर्पस के लिए भी पावर्स होती हैं, पावर होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को बुलाने की, एक्सप्लेनेशन मांगने की। देन पावर टू ग्रांट अप्रूवल, उनको अप्रूवल देने की स्टॉक एक्सचेंज में उनके मेंबर्स को। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन की। देन उसके बाद पावर टू डिक्लेयर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 17 की एप्लीकेबिलिटी के भी उसके लिए पावर होती है। देन पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशंस, सो पेनल्टीज क्या होती है, सो पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन्फॉर्मेशन देने में अगर आपकी फेलियर हो जाता है, सो इफ़ एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न ऑन रिपोर्ट टू द बोर्ड fails to furnish the same, he shall be liable to penalty for 1 lakh for each day during which such failure continues or 1 crore rupees whichever is less। कि देखो पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो कि मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे बट मैंने नहीं दिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी 1 लाख हर दिन के, या फिर जब तक मैं डॉक्यूमेंट नहीं देती हूँ तब तक के लिए, या फिर 1 करोड़। तो जितने भी कम होंगे मुझे वो देने पड़ेंगे। तो अब मान लो कि 1 करोड़ तो है ही है मैक्सिमम, सो विच एवर इज लेस। सो टू फाइल एंड रिटर्न फर्निश इन्फॉर्मेशन बुक्स और डॉक्यूमेंट्स टाइम स्पेसिफिक रेगुलेशन फेल्स टू रिटर्न ऑफ द फर्निश, नहीं देते हो तो आप लायबल होते हो 1 लाख रुपये के एक दिन के, या फिर फेलियर जब तक आपके 1 करोड़ नहीं हो जाते, जो भी कम हो आपके फिर ऊपर बुक मेंटेन होती है तब उसके रिगार्डिंग। देन उसके बाद पेनल्टी फॉर फेलियर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद क्लाइंट, अगर आप पेनल्टी लगते हो अगर अपने फेल हो जाता है अगर आपको कोई एग्रीमेंट, सो इफ एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड टू एन इंटरमीडियरीज एंड इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट में or any rules and regulation made through order and to enter an agreement with his client fails to enter such agreement, कि उसने बोला था कि वो एग्रीमेंट में आएगा बट वो नहीं आ रहा है, ही शैल बी लायबल, फिर उसको पेनल्टी लगती है 1 लाख रुपीज़ की हर दिन की, या फिर 1 करोड़ तक की, जो भी लेस हो। दिस बट थर्ड वन दैट इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, सो इफ एनी लिस्टेड कंपनी और एनी अदर person who is registered an intermediary after having been called upon the board in writing to reduce the grievances to investor fails to redress and such grievances at the time of the specified by the board, such companies or intermediaries shall be liable for penalty 1 lakh rupees each day and if for a ओके फाइन। देखो कोई भी लिस्टेड कंपनी या फिर कोई पर्सन है जो कि एज अ इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड है अपनी हमारी बोर्ड ऑफ मीटिंग में, और उसने बोला है कि वो अपनी जो इन्वेस्टर में कोई भी काम प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बोला गया है कि सॉल्व करने के लिए, बट अब वो नहीं सॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर फिर से चार्ज लगेगा 1 लाख रुपये फॉर ईच डे, या फिर 1 करोड़, जितना भी कम होगा उतना। फोर्थ वन दैट इज़ पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्टर्स इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, की कुछ ऐसे पेनल्टीज़ होते हैं जो डिफॉल्टर्स के ऊपर लगाए जाते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आते हैं अंडर द सेक्शन 15D। तो इफ़ एनी पर्सन हु इज़, अगर कोई पर्सन है जो कि who is required under this act any rules and regulation made surrender and obtain a certificate for registration from the board of sponsoring carrying on collective investment scheme including mutual funds, sponsors carries on the collective investment scheme including mutual funds, obtain with such certificate of registration he shall be liable to penalty for 1 lakh to be for registered during which is sponsors on carries on such collective instrument scheme including mutual funds, और 1 crore which is less। so देखो कोई भी रिक्वायर्ड है, देखो कोई पेनल्टी लगती है, कुछ डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर उसे कोई काम करना था बोर्ड जैसे कोई स्पॉन्सर वगैरह कुछ करना था किसी भी स्कीम के अंडर, बट अगर वो नहीं वैसा कुछ करता है तो उसके ऊपर 1 लाख का फ़ाइन लग जाता है और 1 करोड़ तक जितना भी जाता है। तो बी दैट इज़ रजिस्टर्ड विद द बोर्ड
रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, के रजिस्टर हुआ था बोर्ड के साथ एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर इंक्लूडिंग द म्यूचुअल फंड्स, किसको स्पॉन्सर करना था। देन फेल्स टू कंपायर विद टर्म्स एंड कंडीशन, बट वो फेल हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशन देने के लिए, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देने के लिए, तो फिर उसकी अगेन पेनल्टी लगती है। सी दैट इज़ रजिस्टर्ड विद बोर्ड एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, बट वो अगर एज अ सी दैट इज़ कोई रजिस्टर्ड तो हुआ एज अ कलेक्टिव स्कीम के अंदर इंक्लूड द म्यूचुअल फंड, जिसको बट वो फेल हो जाता है एप्लीकेशन देने के लिए लिस्टिंग कंपनी के, जो कि रेगुलेशन ने मांगे थे, तो उसमें फिर से पेनल्टी लग जाती है। देन डी दैट इज़ रजिस्टर्ड एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, वो रजिस्टर्ड तो हुआ एज अ कलेक्टिव स्कीम के अंडर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, बट वो डिस्पैच करने के लिए फेलियर हो जाता है, वो अच्छे से रेगुलेटिंग नहीं कर पाता है सच डिस्पैच के लिए, तो वहाँ पे फिर अगेन उसको पेनल्टी लग जाती है। देन डी दैट इज़ वो रजिस्टर्ड तो हुआ था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इंक्लूड द म्यूचुअल फंड्स, बट वो फेल्स टू रिफंड, वो रिफंड करने के लिए फेल हो जाता है, फिर उसके पास केस लगता है। एफ दैट इज़ रजिस्टर्ड एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड्स, फिर उसके बाद ही शेल बी लायबल टू पेनल्टी, फिर अगेन उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। एफ दैट इज़ रजिस्टर्ड एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स फेल टू इन्वेस्ट में कलेक्टिव इन्वेस्ट बाय सच कलेक्टिव स्कीम इन द मैनर विद इन द वन स्पेसिफाइड विद इन द रेगुलेशन, कुछ एज अ रजिस्टर्ड हुआ था एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, बट वो फेल हो जाता है मनी इन्वेस्ट करने के लिए बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे हो ही नहीं पाती है, तो फिर से वो लायबल हो जाता है अपने रूल्स के पेनल्टीज़ के लिए। देन उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज़ पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आप उसने मतलब ऑब्जर्व ही नहीं करा रूल्स एंड रेगुलेशन को। फिर वेदर वेयर एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स की वो रजिस्टर्ड तो हुई थी एक्ट के अंदर, पर वो फेल हो जाते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से अप्लाई ही नहीं कर पाती है कंपनी, कुछ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लायबल हो जाती है अगेन उसी सेम पेनल्टी के लिए। सो सिक्स वन दैट इज़ पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, अगर स्टॉक ब्रोकर्स के अंदर कोई पेनल्टी लगती है, तो कोई कुछ फेल हो जाता है तो फेल। फर्स्ट वन दैट इज़ फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इन द फॉर्म एंड इन मैनर स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज, कि वो फेल हो गया कॉन्ट्रैक्ट नोट देने के लिए, जो कि उसने स्टॉक एक्सचेंज में बोला था अपने मेंबर को देने के लिए, तो अगेन वो पेनल्टी के लिए हो जाता है एक्सेडिंग 5 टाइम्स, जितनी भी 5 टाइम्स उसकी नोट अमाउंट होती है उतना। देन उसके बाद वी दैट इज़ फेल टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और फेल टू मेक पेमेंट, कि उसने उन्हें सिक्योरिटी डिलीवर नहीं करी या पेमेंट नहीं करा इन्वेस्टर ने, जो कि बोलता है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, तो पेनल्टी लगती है 1,00,000 रुपये की फॉर ईच डे, और इफ कॉन्टिन्यू जाके 1 करोड़ रुपये तक नहीं हो जाता, जितना भी हमारा कम होगा उतना। देन चार्जेस on amount of brokerage which is excess of the broker specified in the regulation, charges लगाने के लिए charges on amount of brokerage which is excess the broker specified in the regulation, कि उसने चार्जेस ज़्यादा चार्ज कर लिए तो वो पेनल्टी देगा 1,00,000 रुपये की या फिर 1 करोड़ तक जितनी भी जाए, 1,00,000 रुपये और 5 टाइम, ओके 1,00,000 रुपये तक ही 5 टाइम अमाउंट तक जितना उसने ब्रोकर चार्ज करा है उतना। देन उसके बाद 7 दैट इज़ पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर उसने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है सो अदर ऑन इज ऑन बिहाफ ऑन मे बिहाफ ऑन अदर पर्सन, या फिर उसने अपने बिहाफ या फिर किसी और पर्सन के बिहाफ है सिक्योरिटीज़ में कोई ऐसे लिस्टेड कंपनी में कोई अनपब्लिश तरीके से प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर लीकेज करी या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग करी, तो तब उससे पेनल्टी लग सकते हैं। कम्युनिकेशन एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की भी पब्लिश नहीं करनी थी, बट उसने फिर भी पब्लिश कर दी है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर वाले पर्सन के साथ, तो उसके पास केस हो सकता है। दूसरी बात काउंसल्स और प्रोक्यूर्स ऑफ अदर पर्सन डील्स विद इनसिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी बेस्ड ऑन अ पब्लिक सर्विस, क्योंकि अब वही अगेन की प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में से कोई डील करा फिर 25 करोड़ तक के रुपीज़ तक का चार्ज लग सकता है उसके ऊपर 3 टाइम्स जितना भी उन्हें प्रॉफिट कमाया उन सब के लिए। देन उसके बाद 8th वन दैट इज़ पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन शेयर टू टेक ओवर्स, की इफ़ एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और रेगुलेशन में भी देयर फॉर फॉल्स टू, अगर कोई फेल हो जाता है किन चीज़ों में, फर्स्ट इज डिस्क्लोजर द एग्रीगेट डिस्क्लोज द एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग, उसने डिस्क्लोज नहीं करा एग्रीगेट शेयर होल्डिंग कितनी थी एक्वायर करने से पहले। देन उसके बाद मेक द पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर्स एंड मिनिमम प्राइस, की उसने अनाउंसमेंट अच्छे से नहीं करी है, फिर पब्लिक ऑफर दे दिया, सेंडिंग लेटर दे दिया है कंपनी का, तो उसके बाद उसने मेक ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर
हु सोल्ड द शेयर्स प्रूशन द लेटर ऑफ ऑफर, कि उसने कोई गलत शेयर कर दिया, देन ही इज लायबल, उसके पास पेनल्टी लगती है 25 करोड़ रुपीज़ की, फिर 3 अमाउंट ऑफ जितने भी उसने प्रॉफिट उससे कमाया है उतना। देन 9th वन दैट इज़ पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कुछ पेनल्टीज ऐसी होती है जो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए लगती हैं। इफ़ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एंड फ्रॉडुलेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो वो लायबल होता है 25 करोड़ रुपीज़ के लिए, या फिर उसने जितना प्रॉफिट मंगाया है उसके 3 टाइम्स ऑफ, जो भी ज़्यादा होता है। देन 10th वन दैट इज़ पेनल्टी फॉर contravention where no separate penalty has been provided, whoever fails to comply with any provision of this act, कि वो भी कोई प्रोविजन में आ रहा है इस एक्ट के, द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड डायरेक्शन इशू, जो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने कोई डायरेक्शन इशू कर दिया बट वो नहीं हो पाया, तो इस वजह से सेपरेट प्रॉपर्टी सेपरेट पेनल्टी लगती है, जो भी एक्सटेंडेड हो 1 लाख रुपीज़ तक की, 1 करोड़ रुपीज़ तक की। देन 11th वन दैट इज़ पावर टू एजुकेट। सो first, for the purpose of educating, the board shall appoint any of its officer not below the rank of decision chief educating officer, not holding an inquiry of the prescribed manner, or after giving any person concerned reasonable opportunity to be heard of the purpose of imposing any penalty। ये किसी पर्पज़ के लिए होता है जो एजुकेटिंग के लिए होता है। जो बोर्ड होता है वो किसी भी ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है, वो प्रॉपर रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग, वो कंसर्न के लिए उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे आपको पेनल्टी डिफाइन करनी है। सो वाइल होल्डिंग इन इंक्वायरी, जब भी आपको इंक्वायरी होल्ड करते हो आपके कुछ पावर्स होती है, समन होती है कि आप किसी को भी बुला सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। तो उसके बाद आपको प्रॉपर वो ओपिनियन दिया जाएगा कि आपको सुन के कैसी पेनल्टी लगानी है, प्रॉपर एक मीटिंग होती है। तो उसके बाद ही इम्पोज सच पेनल्टी, उसके पास खुद पेनल्टी इम्पोज करने के लिए चीज़ें होती है। देन 12th वन दैट इज़ फैक्टर टू बी टेकन into account by educating officer. So while reducing the quantum of penalty under section 15(1), the adjudicing officer shall give due to regard following factors, and namely कि वो कुछ following factors होते हैं जो मीटिंग में डिस्क्लोज करे जाते हैं। सो फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज, कि अनफेयर एडवांटेज कितना मिला है, कोई क्वान्टिफिकेबल है, या फिर रिजल्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट के लिए जो निकलता है, जो कि अमाउंट होती है, जो कि तुम्हें लॉस होती है। द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एन इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, की जितने भी डिफ़ॉल्ट के बाद जो अमाउंट निकलती है वो। देन उसके बाद द रिपीटेड नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट, की जो डिफ़ॉल्ट है उसका रिपीटेड नेचर है कि नहीं है। So yeah, that's a chapter number 11, that is role of SEBI in investor protection. So I hope you like this video. We'll discuss the next chapter in next video. Until the next video, take care.